आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी पूरे में उनको इस महापरिनिर्वाण के ऊपर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही, क्योंकि उनकी इस देश को बहुत कुछ दिया और उसी के कारण आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और आज का भारत, आज का आधुनिक भारत के ऊपर भी आज के इस विषय पे हम सब एकत्रित हुए हैं। पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस तरह से अपना जीवन जीकर कठिनाइयों को सहते हुए भी, क्योंकि देश विदेश में एक अच्छी उच्च शिक्षा लेने के बावजूद भी देश के अत्याचार सहने का उन्होंने निर्णय लिया और देश में इस तरह की बुराइयों के साथ काम करने का काम किया। ये सबसे बड़े कहूँगा कि आज भारत को आधुनिक भारत बनाने में ये सबसे बड़ी भूमिका थी, क्योंकि अगर वो चाहते तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, मगर कहीं ना कहीं लगाव भारत के प्रति था और इसीलिए आज हम उनको समर्पित भी कर अपना पूरा देश उनको निमन भी करता है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के को जब हम आज के आधुनिक भारत के साथ जोड़ते हैं तो बहुत सारी हमें प्रेरणादायक घटनाएं भी मिलती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने फिर भी यहीं काम करना ज़्यादा उचित समझा और उनका देश के संविधान के निर्माता के रूप में तो हम सब जानते हैं, मगर आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी हमें बहुत सारी उनकी जो देन है देश को, क्योंकि सबसे मैं भी शायद अज्ञात था, अभिज्ञ था, मगर जब 125वीं उनकी जयंती वर्ष के ऊपर 3 दिवसीय पार्लियामेंट के दोनों सेशन में उन पर चर्चा हुई तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं तो जैसा बता दिया गया कि मैं तो लेबर का आदमी था, सऊदी अरब में काम करता, यहाँ तक पहुँचा, मगर बहुत सारी चीज़ों का शायद ज्ञान तब भी नहीं था, मगर बहुत सारी चीज़ों का उस वक्त भी हमें ज्ञान हुआ कि आज के आधुनिक भारत के निर्माता, फिर उसके बाद हमें तो और कोई दिखाई भी नहीं देता। देश में एक देश का नेशनल बैंक होना चाहिए, ये अगर किसी ने कहा और इसकी सलाह दी और जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक का निर्माण हुआ, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है बहुत बड़ी। और आपने देखा है कि रिसेशन तो बहुत सारी दुनिया में सभी जगह पे आया, मगर भारत में रिसेशन नहीं आया, तो उसमें उनकी अर्थव्यवस्था की जो नीतियां का कारण बहुत बड़ा था। जिस तरह से पूरी दुनिया के में अर्थव्यवस्था डगमगाई, उसका बाहर का हमें ज़रूर असर मिला, मगर भारत के अंदर की जो अर्थव्यवस्था वो शायद उस तरह से प्रभावित नहीं हुई जिस तरह से पदार्थवादी या जो है कैपिटलाइज जो देश है उनकी हुई। और देश का अपना एक नेशनल ग्रिड होना चाहिए। ये बिजली जिसकी हम रखते हैं, इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है और ये ज़रूरत उत्पन्न करना थोड़े थोड़े ब्लॉक पे नहीं, नेशनल ग्रिड होना चाहिए। ये भी किसी ने सोच बनाई तो ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, और जिनकी सोच पर सबसे पहले, क्योंकि सिंचाई के साधन भी होने चाहिए और उनके लिए उन्हीं की सोच पर ये भाखड़ा डैम और दामोदर नदी के बना हुआ जो डैम बने थे, ये सबसे पहले अगर कहीं बने तो वो डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच के अनुसार उनकी रिकमेंडेशन पे बने। तो ये अगर उनमें सिंचाई के साधन हो, बिजली का उत्पादन हो, उसका कंट्रोल नेशनल लेवल पे हो, फेडरल सिस्टम मजबूत हो, ये सब चीज़ें करने वाला काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। और दूसरा जो है कि आज के भारत में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और पहले जो
महिलाओं की क्या स्थिति थी ये भी हम जानते हैं। और सभी देश के वासियों को, सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए, ये भी कहने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। और जिस मुग़लों ने हमारे पे इतना बड़ा राज किया, वहाँ पर भी महिलाओं को कोई अभी आज भी की डेट में भी बहुत सारा अधिकार उनके पास आज भी नहीं है। मगर जिस हम सबसे ज़्यादा आधुनिक किसको मानते हैं, अंग्रेज़ों को, जिन्होंने हम पे राज किया है, वहाँ पर भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार इंग्लैंड से, ब्रिटिश से भी पहले भारत में मिला। और ये डॉक्टर बाबा साहब की अम्बेडकर की देन है। आज सबसे महत्वपूर्ण जगहों पे बैठी हैं महिलाएं, तो इनके लिए अगर कहें तो उनको अधिकार है। आज चुनाव लड़ती हैं, मंत्री बनती हैं, और वोट देने का अधिकार उनको बाद में मिला, यानी इंग्लैंड में भी बाद में मिला और भारत में पहले मिला। ये आधुनिक भारत बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बहुत दूरगामी सोच रही। और शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे आना चाहिए, कि उन्हीं का कहना था कि अगर हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, उनको ज्ञानवान बनाते हैं, तो एक सीमित सीमा तक ही हम उसको रखते हैं। एक उसको शिक्षित करते हैं तो वो उसकी अपनी सोच तक ही उसकी शिक्षा रहती है। मगर अगर महिलाओं को हम, एक महिला को शिक्षित करते हैं, और वो महिला ना सिर्फ अपने एक परिवार के लिए बल्कि 2 परिवारों के लिए ही नहीं, एक समाज में क्रांति लाने का काम करती है। ये सोचने वाले जो हैं वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। हो सकता है कि उस वक्त लगता हो कि बहुत काम, ये कुछ नहीं हुआ, मगर आज की दृष्टि में देखें तो ये बहुत सारी महिलाएं प्रोफेसर बैठी हैं, डायरेक्टर बैठी हैं, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। और आज मैं अगर कहीं खड़ा हूँ तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत खड़ा हूँ। और आज आधुनिक भारत में हम सब उसको आगे लेके जाने की सोच बना रहे हैं। अगर ये सोच ही ना होती, अगर समानता ना होती, समरसता ना होती, तो शायद आज का भारत ना दिखाई देता। क्योंकि हमारे दूसरे पड़ोसी भी तो हमसे पहले आज़ाद हुए। आज उनकी परिस्थितियाँ और हमारी परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। उसके कारण सिर्फ यही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच ने यहाँ पहले काम करना शुरू किया और वहाँ बाद में। और आज जब हम कहते हैं कि संविधान के निर्माता, संविधान के रूप में तो सिर्फ एक संविधान लिखा, वो इतने कि उसका कामों का एक अंश है। जबकि हमें सिर्फ एक ही चीज़ हमें ज़्यादा मिलती है कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने संविधान रचा, और दूसरा अगर मिलता है तो ये दलितों के मसीहा, अनुसूचित जाति के एक रूप में देखते जाए। जबकि ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ उन्होंने कब लिखा था? बहुत पहले। तो ये समस्याएं जो देश की, उनकी डिग्री तो, उनके पास लॉ की डिग्री तो सिर्फ एक थी, बाकी सब तो उनके ऊपर अर्थशास्त्री के रूप में ही थे। और इसीलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी काम किया। और जब वो लेबर मिनिस्टर बने तब उन्होंने कहा था कि भाई इस देश में घोड़े और गधों का तो टाइम तय है कि कितना काम करना है, मगर लेबर का काम टाइम ही तय नहीं है। और इसीलिए उन्होंने तय किया था कि 8 घंटे जो हैं वो वर्किंग आवर रहेंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और महिलाओं को तो नौकरी को दूर, आज जो बहुत सारे अधिकार से मैटरनिटी लीव मांगते हैं, तो वो जो देने का काम भी जो का है, वो भी सोच जो थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की थी। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें अगर देखें, अगर व्याख्यान करने लगूँ तो बहुत सारा काम। और उसमें सबसे बड़ा उनका जो मैं कहता हूँ कि उनके अगर जीवन से हम कुछ सीखें
और वो अपने आप ही आपको आधुनिकता की ओर ले जाएंगे और तरक्की की ओर ले जाएंगे। कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन जिया और किस तरह से उन्होंने अपने उत्पीड़न भी हुआ, भेदभाव हुआ, जिस तरह से उनसे मारपीट भी हुई, मगर फिर भी उनका रास्ता कोई नहीं रोक सका। और आज भी उनके बराबर की शिक्षा का जो विद्वान कोई नहीं मिलता। तो ये उनकी एक ये भी है कि अगर आदमी इच्छा शक्ति हो और कुछ उसकी विल पावर हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी की हमारे उस विचारों से शिक्षा मिलती है। और दूसरा शिक्षा ये भी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यही लगा उनको कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मगर फिर भी ये मेरे अपने ही हैं। उन्होंने जहाँ उनको शायद स्नेह बाहर से ज़्यादा मिला, मगर उनको वो अपनापन फिर भी यहीं दिखाई दिया। मेरी संस्कृति, जैसे वो कोई माँ भी अगर बेटे को मारती है तो वो घूम घुमा के रोता हुआ फिर आके माँ की गोदी में ही बैठता है। इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी यही लगता था कि ये ही मेरी देशी भारत ही मेरी माता है और इसी में मुझे काम करना चाहिए, चाहे मेरे साथ कुछ भी अन्याय क्यों ना होता हो। उन चीज़ों को दूर करते हुए भी उन्होंने देश की सेवा की। ये सबसे बड़ी दूसरी मुझे शिक्षा मिलती है, जो बाकियों को शायद पता नहीं, मगर मेरे लिए सबसे बड़ी शिक्षा उनकी यही है कि भाई चाहे उसके साथ कोई चले या ना चले, वो अपना लगन से काम करते रहें। क्योंकि जब तक वो जिए, जब तक आखिरी सांस तक उन्होंने इस देश के लिए काम किया, इस देश के लिए काम किया। और विशेष रूप से हम कहें कि अनुसूचित जाति को तो इंसानों के दर्जे में खड़ा कर दिया। पहले तो वो थे ही नहीं इंसानों के, वोट का अधिकार तो दूर, आदमी को आदमी की तरह ऐसे ही ट्रीट नहीं कर रहे थे, तो उसको इंसानों के बीच में खड़ा कर दिया। मगर देश की सेवा भी की और समाज की सेवा भी की। मगर जब तक जीवित रहे, ना इस देश ने उसकी कदर की और ना ही इस समाज ने। क्योंकि देश के संविधान के निर्माता वो, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले वो, काबिल व्यक्ति वो, मगर जब वो राजनीति में चुनाव में खड़े हुए तो उनका बुरी तरह डिफीट भी हुए। होना तो ये चाहिए था कि वो अनअपोज जाने चाहिए थे, यूनानी मसनी जाने चाहिए थे, और वो नहीं गए और वो डिफीट हुए। मतलब ना तो उसकी कदर देश ने की, और जिस समाज को उसने इंसानों के लिए खड़ा किया वो भी नहीं उसके साथ रहे। और 2 बार वो चुनाव में बुरी तरह हारे, एक बार तो जनरल चुनाव में, दूसरे में बाई इलेक्शन में भी। मगर फिर भी इस देश को यही लगा कि योग्य आदमी तो वही है, और 2 बार उनको मंत्री भी बनाया गया, मंत्री भी बनाया गया। और वो उन्होंने जो काम किया वो देश के लिए फिर भी किया। और जब ये लगा कि हिंदू कोड बिल वगैरह नहीं चल सकते या हम अपनी इच्छाओं के साथ नहीं गए, तो रिज़ाइन भी किया उन्होंने। मगर फिर भी मेरा कहने का मतलब ये कि चुनाव के हराने के बाद भी उन्हें यही लगा कि ये इसके बराबर का कोई आदमी नहीं है, तब भी उनको ही लाना पड़ा। और उत्पीड़न सहते हुए भी उन्होंने काम किया। और ये ना तो देश ने उसका साथ दिया, ना समाज ने। और फिर भी जब उन्होंने संविधान लिखा तो कहीं नहीं लिखा कि ये जो समाज के लोग थे इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो शायद मैं बदले की भावना से मैं भी कुछ करूं। ऐसा कहीं नहीं दिखाया दिया। और कहीं भी मन में कोई देश भावना नहीं रखी, सेवा भावना से उन्होंने देश की सेवा। और कहीं भी ये उन्होंने उजागर भी नहीं किया कि मेरे साथ इतना होने के बावजूद भी मैं कुछ करूं, ऐसा कुछ करूं। मगर फिर भी उनको जब हराने के बाद भी, 2 बार हारने के बाद भी, फिर भी उसके मन में ये नहीं आया कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। आज की देखिए राजनीतिक क्षेत्र में किसी को अभी 2 मिनट की टिकट नहीं मिलती, हार जाता, वो बाहर जाकर सड़क पर शोर बचाते हुए रोजाना टीवी पे देखते हैं, विद्रोह होते हैं।
कहीं ऐसा नहीं किया उन्होंने। मगर वो इस हारने के बावजूद भी, कुछ किसी की इज्जत ना मिलने के बावजूद भी, फिर भी वो देश की सेवा में लगे रहे और समाज की सेवा में लगे रहे। और यही मेरे लिए प्रेरणा है। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि आप अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ें। अच्छे काम करते हुए आपका विरोध साथी बहुत कम मिलेंगे, विरोध करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। फिर भी आपके साथ हो सकता है कि कोई भी ना रहे, आप अकेले रह जाएं, मगर जब भी नेक नियति से आगे चलें और पीछे हटने का काम ना करें। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी की मुझे बहुत बड़ी शिक्षा है। और मैं शायद इसी कारण एक लेबर का आदमी यहाँ तक भी पहुँचा हूँ। ये मैं कहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी देन, क्योंकि नहीं तो उनका अगर आज की परिस्थितियों में या और कोई होता तो शायद मैदान जंग में उतर गया होता। मगर उन्होंने हमारे लिए प्रेरणा दी है और उन्होंने शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है, शिक्षा बहुत बड़ी ताकत है, ये भी हमें प्रेरणा दी है। क्योंकि उन्होंने जो उदाहरण भी पेश किए, जो मैं कई बार देखता हूँ भी, उनको भी, बाकियों को भी देखता हूँ कि आज गुरु रविदास जी का नाम क्यों है, क्योंकि उनकी गुरबाणी जो है चलती है। आज भगवान वाल्मीकि का नाम क्या है, उनकी रामायण लिखी गई है। वेद व्यास जी का नाम है, उन्होंने महाभारत को लिखा। और डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम वो इसीलिए है कि उन्होंने देश का संविधान ग्रंथ, हमारे पवित्र ग्रंथों को देने वाले में से सबसे बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर जी। और वैसे तो क्योंकि इस विषय पे बहुत बड़ा लंबा बोला जा सकता है, और मुझे पता नहीं कि इसी टाइम के अनुसार चलना है या आगे पीछे भी हो सकता है। और क्योंकि इस देश में जो दो पवित्र ग्रंथ हमारे लिए प्रेरणा, जिससे हमारी जीवन शैली तय होती है, एक रामायण और दूसरी महाभारत, जिसका गीता सार अक्सर हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा अंश है उसका। और दोनों के रचयिता जो हैं, रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी हैं, वो भी हमारे मान लो आज के अखौती, मैं कह सकता हूँ आज के अखौती दलित समाज से। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी तो वो भी आज के अखौती दलित समाज से ही। और दोनों से हमें प्रेरणा मिलती है कि रामायण को हम कहते हैं कि हमारा एक पारिवारिक ढांचा कैसा हो, माँ बाप भाई भाई इनका आपसी पारिवारिक संबंध कैसे हों, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सब शिक्षाएं देने वाला हमारे रामायण है। पति पत्नी का रिश्तों को मजबूत करना, पिता का आदर करना, ये सब चीज़ें उनमें सिखाई गई। भाव परिवार कैसा हो ये बताने वाला कोई ग्रंथ है तो वो रामायण है, जिसकी रचयिता भी हमारा दलित समाज आज का। मैं अखौती शब्द इसलिए कहता हूँ कि वो जो विद्वान हैं उनके लिए दलित शब्द जो है उचित नहीं। मगर एक समाज कैसा हो, समाज की रचना करने वाला कैसा एक विधि विद्वान हो, तो उससे हमें बहुत सारी सीख अगर कहीं मिलती है वो महाभारत से मिलती है। यानी समाज की रचना कैसी हो ये बताने वाला महाभारत, परिवार कैसा हो ये बताने वाला हमें रामायण है। और इन्हीं दो ग्रंथों के कारण आज हम विश्व गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। और जैसे जैसे हम पीछे हटे तो वो हमें विश्व गुरु की ओर से भी पीछे हट रहे हैं। और इस देश को चलाने वाला तीसरा ग्रंथ जो है, ये देश कैसा हो, पहले था परिवार कैसा हो, फिर समाज कैसा हो, फिर देश कैसा हो, उसको चलाने वाला तीसरा पवित्र ग्रंथ है, वो है देश का संविधान, जिसके रचयिता आज के इस अखौती दलित समाज की। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो इस देश में, इस देश की वागडोर संभाली गई, इसको विश्व गुरु बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किनकी रही? इसी दलित समाज की। मगर वो
आज पिछड़ क्यों गया, कारण क्या रहे। और इसमें मैं समझता हूँ कि शायद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वो शिक्षित बनो वाला शायद कहीं कम रह गया। क्योंकि ये अक्सर जब मैं समाज के लोगों के साथ बैठता हूँ तो यही कहता हूँ कि आपने कभी भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर देखी है, तो उनके हाथ में कलम होती है, मान ज्ञान। और दूसरा, जब हम गुरु रविदास जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी देखते हैं, उनको क्यों मानते हैं कि उनकी वाणी किससे लिखी गई, कलम से। कबीर जी की वाणी जो आज हमें वहमों भरमों से, ये इधर उधर की बातों से हटाकर सामाजिक जीवन जीने की प्रेरणा देती, तो वो किससे लिखी गई, कलम से। जो महाभारत लिखी गई कलम से, रामायण लिखी गई कलम से, और देश का संविधान लिखा गया कलम से। तो जितने भी दलित समाज के, हम उसको भगवान कहें, पीर कहें, पैगंबर कहें, कुछ प्रमुख कहें, संज्ञा किसी नाम से भी दे सकते हैं, मगर इस समाज को या इस देश को आगे लेके जाने के जिनको भी प्रमुख रहे, उन्होंने एक ही संदेश दिया है, वो दिया है कलम का। मतलब ज्ञान हासिल करना, और ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना, उसका विस्तार प्रवाह करना, और जो है सभी पूरे देश को, दुनिया को एक प्रवाह के रूप में आगे प्रस्तुत करना है। ये हमारे शिक्षा दी गई। और आज जो दलित समाज कहीं ना कहीं शायद इससे हट गया, जिस कारण, जो मैं समझता हूँ कि जिस कारण शायद पछड़ गया, क्योंकि कहीं भी हमें शिक्षा तो दी नहीं गई, ना तो वाल्मीकि जी ने दी, ना व्यास जी ने दी, ना अम्बेडकर जी ने, ना कबीर जी ने, ना किसी ने भी नहीं दी कि आप तलवारें उठाओ, डांग आप लेके लड़ाइयाँ करो। ये अगर उधर जाएंगे तो पिछड़ जाएंगे। इसको ज़रूर समझने समझाने की ज़रूर बात रही होगी। तो आज जहाँ हम आज के भारत की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़े योगदान के रूप में हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए मेरे लिए तो, अगर, क्योंकि ये भावनात्मक होता है, और हमारा हिंदू संस्कृति में तो ये है कि हम किसी से भी जीवन के ऊपर कुछ लेते हैं तो उसको देवी देवताओं की संज्ञा देते हैं। जैसे जल देवता, अग्नि देवता, वनस्पति को भी देवता, देवी देवताओं के रूप में जानते हैं, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, पवन देवता, क्योंकि इन चीज़ों के हमारे ऊपर बहुत बड़े प्रभाव मानवीय जीवन पे हैं, इसलिए हमें उसको देवी देवता हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी का मेरे लिए तो सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी पे प्रभाव है, इसलिए तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा, भगवान से भी बड़ा कोई दर्जा है तो मेरे लिए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। क्योंकि बाकी सब ने प्रेरणा दी है, मगर अधिकृत हमें अधिकार दिए हैं, हम किसी बात के लिए अधिकृत हो गए हैं कि ये अधिकार है, तो ये देने का काम सभी ने, शिक्षाएं सभी ने दी हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए देश में, मगर अगर उसको विधिवत रूप से हमें अधिकार मिले हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर के लिए। इसीलिए हम, मेरी अपनी भावना, क्योंकि आज की डेट में तो यूनिवर्सिटियों में तो यही शिक्षा भी दी जा रही है कि भगवान है या नहीं है, कहीं और ही चल पड़े हैं हम। मगर मेरे लिए उस, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए भावनात्मक रहती हैं। और इसी तरह से मैं आगे, अभी जो एक शिक्षा की बात चल रही थी, तो उसमें आपका मुझे बताया गया कि इग्नू 38 लाख स्टूडेंट्स को शिक्षा देती है, सबसे ज़्यादा फैकल्टी भी हैं, और दुनिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी। और इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ आपसे, क्योंकि ये A++ है, इसके लिए भी बधाई है। क्योंकि आजकल तो A+ में ही बहुत लोगों का जोर लगा हुआ है, आप तो A++ हो गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। निस्संदेह कि इसमें 38 लाख स्टूडेंट कोई काम नहीं है, और ये बाकी यूनिवर्सिटियां तो होंगी कि एक किसी न किसी सर्कल तक सीमित नहीं होंगी, ये तो विश्वव्यापी हो गए हैं, आप तो पूरे विश्व में हैं। और इसलिए आपका, मेरा ख्याल, इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं।
मैं जिस विषय की और बात करना चाह रहा हूँ उसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सबसे पहला जो नारा दिया था, एक नारा दिया था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। उसमें सबसे पहला शब्द है एजुकेट। और एजुकेट का मतलब डिग्री हासिल करना है, ऐसा मैं नहीं समझता। हो सकता है आप भी इसमें हो। डिग्री होना है कि सिर्फ बताने के लिए तो ठीक है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में डिग्री की कहीं ज़रूरत नहीं है। जब आप जाते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपका वो जो ज्ञान है वही काम आता है। ये नौकरी लेने के लिए या दूसरी जगह पे देने के लिए तो ठीक रहता है, मगर जो ज्ञान है, शिक्षा है, वो हमारा सामाजिक जीवन कैसा हो इसके लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े बनते हैं, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, प्रोफेसर बनते, तो इसको देश का बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल वर्ग मानते हैं। और इनका काम होता है समाज में आगे जाके कुछ ना कुछ समाज को जोड़ने के लिए काम करना है। ऐसा ही होता है, तो मेरा मानना तो ऐसा ही होता है, बाकी आपका पता नहीं कि ऐसा होता कि नहीं। मगर आज की शिक्षा में मुझे कहीं ना कहीं अभाव है। मेरी बात का किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी यूनिवर्सिटियों के लिए कह रहा हूँ कि जो शिक्षा का अभाव मुझे ज़रूर नज़र आता है। क्योंकि आज जो शिक्षा है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटियों में जाने का भी मौका मिला, पूछने का भी प्रोफेसर साहब से, वीसी साहब से, बहुत सारे उनसे बैठने का मौका मिलता है, तो उनसे सामाजिक जीवन में, सोशल साइंस के बारे में बहुत सारी जिज्ञासा के रूप में पूछते हैं। मगर मैं अभी तक कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, कॉलेज नहीं गया। तो ये तो मुझे जब मेरा परिचय करा रहे थे तो मैडम कौशल पवार जी ने, उन्होंने बता दिया कि मैं तो प्लम्बर था, तो कॉलेज में तो गया नहीं होगा। मगर बहुत सारी जगह गया हूँ, यूनिवर्सिटियों में बहुत जाता हूँ। मगर एक चीज़ की चिंता ये रहती है कि अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, क्योंकि इसमें इग्नू का कितना रोल है मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि मुझे तो आज बहुत सारी चीज़ों की हैरानी यहाँ पे आके हुई है। और किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी स्कूल में के सिलेबस में ये नहीं पढ़ाया जाता कि दो भाइयों ने आपस में कैसे मिलकर रहना है, इनमें और प्यार कैसे बढ़े। हम भाईचारे सांझ की बात करते हैं, भाईचारा कहते हैं, भले सके भाई आपस में कैसे मिलेंगे, इसके लिए पढ़ाया ही नहीं जाता। और किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में बहन और भाई के प्यार में और मजबूती कैसे आए, इसको और मजबूत कैसे करें, इसके लिए भी कोई सिलेबस नहीं। पति पत्नी का कच्चे धागे का रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है, इसमें भी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई सिलेबस ही नहीं है। और माँ बाप की सेवा करना है, बच्चों का कर्तव्य होना चाहिए, ये भी हमारी पढ़ाई का हिस्सा नहीं। हमारी पढ़ाई का, मैं शायद थोड़ा सा इसलिए समय पूछा था कि इस विषय को मैं इस जगह पे ज़रूर उठाना चाह रहा था, अगर आज्ञा हुई तभी उठाऊंगा। चलिए, क्योंकि मुझे ही जल्दी है, आपको जाना भी मेरे को अगले कार्य। मगर ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बहुत सारी जगह पे पढ़ाया क्या जा रहा है, बच्चे की मानसिकता को किस तरह से समाज को मजबूत करने की शिक्षा दी जा रही है। इसमें आपका भी योगदान है, हम जैसे लोगों का भी योगदान है। पॉलिटिशियन मतलब आज की डेट में पॉलिटिशियन नहीं, मगर कभी बीच में तो योगदान है। और इसमें यूनिवर्सिटियों का भी योगदान है, जो अपने विद्वानों का भी योगदान है। पढ़ाया क्या जा रहा है, छोटे बच्चे को जो उसके चाइल्ड राइट होने चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये तो किसी को भी कहे चाइल्ड के प्रोटेक्शन का राइट होना चाहिए, सभी कहेंगे हाँ, मैं भी कहूँगा हाँ। मगर उसमें पढ़ाया क्या गया है कि बच्चे को स्कूल में जब जाए उसको ये टोल फ्री नंबर रटवा दो, ये याद करवा दो कि अगर टीचर, माँ, बाप उनकी गलतियों को सुधारने के लिए
कुछ उनकी तरफ आंख भी दिखाए तो ये टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर देना और पुलिस आएगी। बाकी तो आप सबके चेहरे पे आए। ये पढ़ाया गया है। अब बताइए कि छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह कौन सी लगती है? माँ की गोद। ऐसा ही है ना? सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है उसकी माँ की गोद। वो चाहे माँ ही खुद क्यों ना मारे, वो घूम घुमा के फिर उसकी गोदी पे बैठेगा, क्योंकि उसको क्या है? विश्वास है कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। और उसको सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन लगता है? उसका बाप, क्योंकि उसने कुछ भी डिमांड करनी है कि ये मैं कहूँगा तो मेरा बाप पूरा कर देगा। और कभी कभी बच्चों के बीच में, जब हम भी बचपन थे, तो मेरा बाप ऐसे कर देगा, मेरा डैडी ऐसे कर देगा, ये करते थे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरा डैडी जो है, मेरा बाप है, मेरा पिता है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसको मैं तारे भी कहूँगा तोड़ के लाएगा। ऐसे उसके मन की भाव होते। और सबसे ज्ञानवान कौन होता है? सबसे ज्ञानवान है उसका टीचर, उसका गुरु, जिसको कहते हैं। अब तीनों को ताकतवर बच्चा आज की डेट में मानेगा? सबसे सुरक्षित गोदी जो थी, अब माँ ने मारा तो उसी का फ़ोन कर दिया। अब माँ सुरक्षा बच्चे से मांग रही है। बाप जो ताकतवर था उसके आगे गिड़गिड़ा रहा है, कमज़ोर है। और टीचर जो था, आज की डेट में किसी नर्सरी वाले बच्चे को भी किसी ने पीटा और अखबार में पढ़ा है ना आपने, FIR ही होती है। यानी आज की डेट में आपकी शिक्षाओं के कारण जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जिससे पढ़कर हम आगे बढ़े, तो इसमें मुझे नहीं पता कि समाज को हमने कितना जोड़ा। जिस बच्चे को माँ की गोदी सुरक्षित नहीं लगेगी, जिसको बाप जो ताकतवर नहीं लगेगा, ज्ञानवान उसका टीचर नहीं लगेगा, और वो सबसे ज़्यादा ज्ञानवान होगा, वही ताकतवर होगा, वही सुरक्षा देगा। और वो भाई तो आपस में, बहन भाई तो घरों में सभी वे लड़ते हैं, और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो जिसका प्यार घर में ख़त्म हो जाएगा, वो बच्चा आगे बढ़कर समाज में कहीं भाईचारा कायम करने की हैसियत रखेगा? वो परिवार जो अपने भाई को नहीं मानेगा, अपने माँ बाप को, टीचर को नहीं मानेगा, वो समाज को वो स्नेह सत्कार देने की क्षमता रखेगा? मुझे तो आपका पता नहीं क्या रिएक्शन है। मैं इसका जवाब नाम ही है। आपका पता नहीं क्या रहेगा, क्योंकि आपका अलग अलग एंगल भी, नज़रिया भी हो सकता है। मगर ये हमारी शिक्षा देने का एक प्रावधान हो गया। अब भाई का प्यार, बड़े भाई का छोटे भाई का कर्तव्य क्या होने चाहिए एक दूसरे के प्रति, ये तो आपका कहीं नहीं है। मगर ये शिक्षा देने वाले, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे एजुकेट कर दिया है कि वो ये बताने वाले बहुत लोग हैं कि भाई बड़े भाई से उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी मुझे कैसे लेनी है, और छोटे भाई को कोई अधिकार देना नहीं है। ये बताने वाले हमारे शिक्षाविद बहुत सारे बैठे हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हम बुद्धिजीवी बन गए हैं, वो बताने वाले हैं। और बहन भाई का प्यार, ये भी हमने कानून बनाया। अगर कोई भी कहे कि बाप की बेटी में, बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का अधिकार होना चाहिए, तो मैं भी कहूँगा होना चाहिए, सब कहेंगे होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होगा। मगर इसका रिज़ल्ट क्या है? इसका रिज़ल्ट ये है कि आज भाई बहन का सबसे बड़ा दुश्मन है। और मुझे यहाँ दिल्ली का एक्सपीरियंस कम है, मगर ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा जागरूकता है, वहाँ ज़्यादा केस हैं। वैसे मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, अगर कोर्ट कचहरियों में जाके बैठ लो तो आपको पता मिल जाएगा कि भाई के कितने केस चल रहे हैं, और भाई बहन के प्रॉपर्टी को लेके कितने केस चल रहे हैं। कारण वो था कि बहन का अधिकार है होना चाहिए। ये कानून नहीं, ये मानसिकता होनी चाहिए। कानून से कुछ नहीं होता, मानसिकता होनी चाहिए कि हम तो जब से पैदा होते थे तो हमारा तो परिवार जीवन मरने तक बहन की कुछ ना कुछ देने का अधिकार हमारा था। ये हमारी शिक्षा थी,
और आज की शिक्षा होगी कि शिक्षा दो ना दो, कानून बना दो कि ये अधिकार दे दो। और अधिकार से क्या हुआ, भाई और बहन आपस में, भाई बहन का प्यार खत्म हो गया। अभी जब कौशल जी वो पढ़ रहे थे, भाईचारा कह रहे थे, तो बहनचारा भी कह रहे थे, तो मुझे वो अलग से एक शब्द भी लगा कि बहनचारा भी है, क्योंकि भाईचारे में बहन और भाई दोनों आते हैं, तो बहनचारा भी बता रहा था। अब बहन का भी भाई बहनचारा अलग हो गया, भाई का भी अलग हो गया, अब भाई भाई भी अलग हो गए, अब बीच में भाई भाई हो गए, भाईचारा खत्म हो गया बीच में से। सो ये एक समस्या हमारे शिक्षा के कारण हुई, क्योंकि हमें पढ़ाया तो कुछ नहीं गया। सामाजिक रिश्ते निभाने कैसे हैं ये तो पढ़ाया नहीं गया, ये तोड़ने कैसे हैं ये हमारी शिक्षा का केंद्र है। और ये पति पत्नी के कच्चे धागे की रिश्ता कह रहे थे कि उसके और कैसे निखार होना चाहिए, ये बताने वाला कोई नहीं है। अगर आज कोर्ट में चले जाओ, कहीं सामाजिक वो कोर्ट होगी, तो अगर 10-12 केस होंगे तो उसमें से 60 से 70% पति पत्नी के होंगे। मगर वो रिश्ता जो कच्चे धागे से मजबूत था वो तो टूट गया, वो रहा नहीं, क्योंकि हमने कानून तो बढ़िया बना दिए, मैरिज एक्ट भी बना दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, मगर वो सब कोर्टों में घूमने के लिए ले गए। और उसके कारण आज समाज बहुत टूट रहा है। और ये भी बता दूं कि उनको ये सिखाने वाला कोई नहीं है कि आपस में कैसे मिल के रहना है। मगर आज की डेट में आपको ये बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके विजिटर कार्ड पे लिखा होगा स्पेशलिस्ट इन डिवोर्स केसेस। अब जिनको बुद्धिजीवी बनाया समाज के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, उसमें से ये बताओ कि अभी तक जितने कारण बताए, इसमें से कहाँ किस बुद्धिजीवी ने इस समाज को जोड़ने के लिए काम किया। अब डिवोर्स केसेस को लिए स्पेशलिस्ट हो गए। पहले तो पंचायतें बैठती थी हमारे समय में, अनपढ़ता के समय में, और बैठ के ये समझाते थे कि नहीं चलो हो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे सुधर जाएंगे, सुधरने का मौका दो, ये कर दो। वो पंचायतें करती थी, क्योंकि आप पढ़ लिखे गए। पहले तो पत्नी भी परमेश्वर मानती थी, आजकल तो परमेश्वर का नाम ही शब्द गलत है। हाँ, वो तो कहते कि नहीं, बराबर पे झाड़ू लगाओगे तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। हाँ जी। और यहाँ परमेश्वर का काम नहीं है। तो इस कारण बहुत सारी हमारा, अब मुझे नहीं पता कि इस समाज को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधुनिकता नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्यों नहीं, समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मगर उसमें रिश्तों के दाव लगा कर नहीं होना चाहिए। बहन भाई माँ बाप के रिश्ते लगा के, दाव पे लगा के हम आगे बढ़े, ये हमारी शिक्षा का आधार नहीं होना चाहिए। अब माँ बाप के प्रति हम तो बचपन में तो श्रवण की कहानी पढ़ लेते थे, रामायण की भी कहानी पढ़ लेते थे, भरत का केस भी पढ़ लेते थे। जब बड़ा भाई कह रहा है कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ जंगल में, छोटा भाई कह रहा है नहीं अधिकार है क्योंकि मेरा पिताजी का आदेश है, और छोटा भाई कह रहा ठीक है कि अगर आपको जाना पिताजी का आदेश मानने के लिए मैं नहीं रोक सकता, मगर ये अधिकार आप हैं, आपका है, इसलिए आप भी नहीं रोक सकते, आप मुझे पाँव के खड़ाव दे दीजिए, मैं यही रख के आपके नाम से आपका उत्तराधिकारी बन के काम करूं। आज की शिक्षा नहीं है। अगर यही मैं कह दूं कि सिलेबस का हिस्सा बना दो, तो सुबह हो सकता है कि मेरे घर के आगे होगा कि ये शिक्षा का भगवाकरण करने के लिए आ गए। मैं तो ये कहता हूं कि शिक्षा में कुछ अच्छा बाइबल में लिखा है तो क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। सामाजिक को मजबूत करने के लिए अगर कुरान में कुछ लिखा है तो क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है तो क्यों नहीं पढ़ाना, शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। मगर शिक्षा के साथ साथ सबसे पहले हमारी शिक्षा परिवार को जोड़ने की है। और माँ बाप के प्रति तो हमारा कोई स्नेह कर्तव्य रहा ही नहीं, क्योंकि मैं सोशल जस्टिस का मंत्री रहा हूँ, और आजकल तो चलन हो गया वृद्धाश्रम बनाने का, सरकारें ग्रांटें देने लग गई। और यहाँ पर अगर कोई अनपढ़ हो या दूसरा हो, अज्ञानी हो, या कोई असमर्थ हो जिसके पास कुछ कमी होगी, वो भी थोड़ी सी समझ में आती है। यहाँ तो संघानिया जी का नाम तो सुना है ना आप सब ने। संघानिया जी
जो देश के सबसे पहले प्राइवेट जेट खरीदने वाले थे, वो व्यक्ति को उसी के बेटे ने घर से बाहर लाकर सड़क पे बिठा दिया। अब उसकी शिक्षा कहाँ थी? वो पढ़ा लिखा तो बहुत बड़ा विद्वान होगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, दुनिया का बड़े बिजनेसमैनों में उनका नाम है। तो ये शिक्षा का जो है अभाव, और ये भी है कि माँ बाप तो बेटा चाहिए बेटी चाहिए जो भी है, वो नाक रगड़ रगड़ कर बेटे की दात मांगते हैं। कभी कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और जिसकी दात मांगी होती है, जिसकी मिन्नतें कर करके भगवान से वो दुआएं लेने के बाद बेटे के मिला होता है, और वही बेटा उसके माँ बाप के जीते जी उनको तड़फा कर उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा कैसे खींचना है, ये बताने वाले हमारे पास बहुत सारे शिक्षा प्राप्त विद्वान हमारे पास बैठे। और अगर देखेंगे तो ये माँ बाप के प्रति कैसा कर्तव्य निभाना, ये भी कोर्ट में मिल जाएंगे। आज जितनी समस्याएं हैं परिवार की, वो कहाँ मिलती हैं? कोर्ट में दिखती हैं। अगर कहीं स्टडी करनी हो तो उस पर ज़्यादा करने, कहीं घूमने की ज़रूरत भी नहीं है। पीएचडी करने के लिए अच्छा सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, मगर इसमें कहीं भी परिवार को जोड़ने का शिक्षा का आधार ही नहीं है। अब जब परिवार नहीं जुटेगा, परिवार नहीं जुड़ेगा, तो समाज को कैसे जोड़ पाओगे आप? समाज नहीं जुड़ेगा तो इस देश को जोड़ने का काम आप कैसे कर पाओगे? जब मेरा जीवन ही स्वार्थी होगा, मेरा जीवन मैं ही सबसे बड़ा और कोई है ही नहीं, यही मेरे को सिखाया गया, तो मेरा इस देश के प्रति देना क्या है? कहीं भी नहीं। और इसीलिए मार्केट में उठना शुरू, आम पब्लिक में कहना होगा मुझे क्या देश ने दिया। देश किसी को कुछ नहीं देता, देश को देना होता है। लोगों ने कुर्बानियाँ दी इस देश को लेने के लिए, और सब कहते हैं मुझे देश ने क्या दिया। और देश ने देना नहीं, लेना होता है, और आपसे उसकी प्रेरणा देने के लिए कोई ना कोई शिक्षा का आधार होना चाहिए। जब आधार ही ख़त्म हो गया तो उसका रिज़ल्ट भी उसी तरह से आएगा। ये मेरी एक समस्या, मेरी अपनी निजी पीड़ा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे दिया और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में यही विषय भी रखा है, और होना भी इसके ऊपर। और बाकी तो कॉलेजों के ऊपर या स्कूलों के ऊपर तो रटाया एक सिलेबस आता है, उस पर हो सकता है, मगर यूनिवर्सिटियां तो अपना सिलेबस भी बना सकती है। जहाँ आपकी तो बहुत बड़ा काम है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई योगदान दे सकता है तो वो इग्नू है। और इसीलिए मैंने सोच के आया था कि इसमें जब मुझे बता रहे थे कि 35 लाख 38 लाख इसमें लिखा था, 38 लाख स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे जो लिखा में दिया था वो उसमें 38 लाख दिया था, आपने 35 लाख, चलिए मान लीजिए 30 हो 35 हो, उसमें नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर एक यूनिवर्सिटी अपना ये कर्तव्य निभाने लग जाए तो बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। कि आपके पास स्टूडेंट इंजीनियरिंग का हो तो उसमें तो आपका नहीं, आपने तो एक सिलेबस ही भेजना है, एक कागज़ वो भी डाल दो। संस्कार भी तो देने चाहिए, संस्कारों का भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर डालें। अगर 38 लाख में से भी 3 लाख ही इसको प्राप्त कर गए, 10% भी कर गए, मैं तो कहना 10% क्या 5% भी कर जाएं, 2% भी कर जाएं, देश को बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। तो इसको बहुत ज़रूरी है आज के लिए परिवार को मजबूत करना। परिवार मजबूत होगा तो समाज देश की मजबूती ज़रूर आएगी। सो इसलिए मैं एक निवेदन के रूप में नागेश्वर जी के में आगे कहा, मगर मैंने सीधा निवेदन नहीं किया। इसकी भूमिका मुझे इसलिए बनानी पड़ी कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई चाइल्ड राइट नहीं हो सकता तो शायद मेरा विरोध अभी हो जाता। मैंने उसके दुष्प्रभाव की बात की, किस किस चीज़ों के दुष्प्रभाव हमारे समाज पर पड़े, तब शायद वो चीज़ नहीं आएगी। इसीलिए मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक ज़रूर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ही है, क्योंकि कौशल पवार जी जब मेरा वो पढ़ रहे थे तो सऊदी अरब का कुछ जिक्र कर रहे थे,
तो कहा था कि इन्होंने काम करने से इनकार कर दिया था, ऐसा कुछ किया, तब मेरे को डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसा थोड़ा सा उसको तब्दील से किसी ने इंटरनेट पे डाला हुआ है, थोड़ा सा उसमें है, मगर भावनात्मक शायद वैसा ही हो। एक्चुअली मैं यहाँ से सऊदी अरब में लेबर के रूप में गया था। मैंने वहाँ पर सऊदीया में एक मैसन के हेल्पर के रूप में, कारपेंटर के हेल्पर के रूप में, इलेक्ट्रिशियन के हेल्पर के रूप में, प्लम्बर के रूप में, सभी के साथ हेल्पर के रूप में, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस कंपनी में काम करते थे, कभी किधर लगाते थे, कभी किधर, सभी में एक हेल्पर के रूप में काम किया। और ये जो घटना का जिक्र कर रहे थे, तब मैं हेल्पर था प्लम्बर का, प्लम्बर के हेल्पर के रूप में काम कर रहा था। और मेरा इमीडिएटली बॉस जो मेरा था वो प्लम्बर था और वो पाकिस्तानी था। तो एक बिल्डिंग में हम फाइनल टच देने गए थे। मैं इसमें जाना नहीं था, तो मैंने कहा शायद उसको मैं थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं। तो जब हम वो वॉशरूम को फिनिशिंग टच देने, मान लो टैब वगैरह लगाते ना, जो सीपी फिटिंग करते हैं, लास्ट में टॉयलेट की सीट लगाते, वो सब करने गए थे। तो वहाँ क्या कि लेबर काम करती है, कहीं अपनी गंदगी फैलती, कहीं ना कहीं कोई पोटी कर गया, कोई पेशाब कर गया। तो जो मेरा इमीडिएट बॉस था उसने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, पहले इसकी सफाई कराओ। हम सफाई नहीं करेंगे, ये हम प्लम्बर हैं। यानी उसके लिए प्लम्बर बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैं प्लम्बर हूँ, हम ये काम नहीं करेंगे, पहले इसकी सफाई कराओ, फिर हम काम शुरू करेंगे। तो उसने काम बंद करने के लिए, तो मैं तो हेल्पर था, तो मैंने फटाफट टूल बॉक्स बंद किया और ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर बाद में कंपनी का फोरमैन आया, तो उसने पूछा कि क्यों बैठे हैं। तो मेरा जो पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी था फोरमैन भी, तो पाकिस्तानी फोरमैन को आगे पाकिस्तानी जवाब वही हैंकी फेंकी की कि मेरा काम नहीं है, हम प्लम्बर हैं, यानी ट्रेडमैन हैं, हम ट्रेडमैन बहुत बड़ा आदमी होता है, ऐसा उसने प्रस्तुत किया। तो फोरमैन ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसका सफाई का इंतज़ाम करवाता हूँ, कह के चला गया। और लगभग 1 घंटे बाद हम बैठे रहे। 1-1.5 घंटे बाद कंपनी का मालिक आया, जो सऊदी अरेबियन था। तो उसने मुझे पूछा कि क्यों बैठे हो। अपना इशारा था अपने बॉस की तरफ, ठीक है ना। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा बताओ भाई। तो उसने वही हैंकी फेंकी की कि हम प्लम्बर हैं, हम सफाई नहीं करेंगे, तो पहले इसकी सफाई होगी फिर काम करेंगे। अच्छा, तो उसने मुझे बुलाया, कहता विजय इधर आओ। गया, कहता वो सामने प्लास्टिक का लिफाफा पड़ा है ना। अरबी में कहा जी भादा खीस। मैं लिफाफा ले आया, तो जब तुम होया, बाल्टी की तरफ इशारा किया कि पानी ले आओ। मैं पानी ले आया और पानी लेके आया। उसने अपने हाथ पे लिफाफा चढ़ाया और मुझे कहा ऊपर से पानी डाल दो, और उसने वो सारा साफ़ किया और मैंने पानी डाल दिया। मगर वो घटना के बाद मैं वहाँ पे स्तंभ खड़ा था, ये क्या हो रहा है कि मैं इस कंपनी का सबसे निचले दर्जे का एम्प्लॉई हूँ और ये कंपनी का मालिक है जिसके नीचे 1000-1500 आदमी काम कर रहे हैं। कितने इंजीनियर हैं, कितना स्टाफ है इसके पीछे, कितने फोरमैन हैं। और ये आकर इसने कहा कि लाओ मुझे लिफाफा दो, और साफ़ कर दिया। और क्या हो गया साफ़, चलो करो। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अजीब घटना थी। और जाते वक्त उसने हमें कुछ कहा उसने कटाक्ष में था, मगर वही घटना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी। उसने कहा कि आपके हिंदुस्तान और पाकिस्तान में प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, कहीं कोई कमी नहीं है। और बाद में आकर जब राजनीति में आया तो तब पता लगा यहाँ तो कोयले में भी 2 लाख से ज़्यादा निकाला जा सकता है, करोड़ रुपया निकाला जा सकता है। कि प्रकृति का दिया हुआ आप सबके पास है, मगर समस्या यही है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप में इसी ईगो के कारण यहाँ मजदूर हैं, और हमारे पास प्रकृति का कुछ नहीं दिया हुआ। तेल दिया, वो भी हमें पता नहीं, आप ही ने लोगों ने आके निकाल के दिया।
हमारे पास कुछ भी ना होने के बावजूद भी आप हमारे एम्प्लॉई हैं, हम आपके मालिक, आप नौकर हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी। और उसी दिन हमने सोच लिया था कि भाई अब हमें भी लेबर नहीं रहना है। और मैं यही बता दूं कि उसी कंपनी में मैं काम करते हुए प्लम्बर बन गया। उसी कंपनी में, क्योंकि प्लम्बर का काम थोड़ा सा गंदा था, मैंने तो हेल्पर के रूप में सभी के साथ काम किया था। उसी कंपनी में जिस दिन इलेक्ट्रिशियनों की ज़रूरत पड़ी तो मैं जाकर लाइन में खड़ा था और मुझे सबसे टॉपर बनाया गया। उसी कंपनी में सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिशियन भी मैं ही रहा। कई बारी तो मीटिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में मुझे जाना पड़ता था कि आज वो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे। तो मैं जाता था। और उसी कंपनी में बाद में मैं फोरमैन बना। और उसी सऊदी अरबियन के साथ मैंने बाद में पार्टनरशिप से अपनी अलग से कंपनी भी खोली। ये सब वहीं पे किया। और उसके भी बाद में जब देखा कि इतनी मेहनत मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर इससे आधी मेहनत भी मैं अपने देश में करूँगा तो एक अच्छा खाना पीना तो मैं कर सकता हूँ। और मैं ये भी बता दूँ कि वहाँ की मेहनत से मैंने बहुत कम मेहनत की, मगर वहाँ से मैंने कई गुना तरक्की यहाँ पे पाई। और वो एक छोटी सी घटना, वो लेबर से मुझे केंद्रीय मंत्री तक, और आज देश में एक ही चेयरमैन है और उसको पता नहीं बहुत पढ़ा लिखा मानते होंगे, मैं अनपढ़ आदमी उसका भी चेयरमैन। और मैंने राजनीति में रहते हुए भी सभी भूमिकाएं निभाई। एक बूथ प्रेसिडेंट से लेके पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी, प्रवक्ता को तो अनपढ़ को तो नहीं भेजते मुझे, मगर मुझे भेज देते थे। प्रवक्ता के रूप में भी मैंने भूमिका निभाई, डिबेट्स में भी जाता रहा। और उसके बाद मैंने जनरल सेक्रेटरी, स्टेट प्रेसिडेंट, सभी भूमिकाएं निभाई। नहीं तो आमतौर लोगों में धारणा तो यही है कि अनुसूचित जाति और भाजपा का कोई सुमेल नहीं है, मगर यहाँ मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा सुमेल था। और इसी कारण हो गया, जब मैं मंत्री भी बना तो टीवी में बहुत सारी चर्चाएं आई। एक प्लम्बर जो सऊदी अरब में काम करता था वो यहाँ तक पहुँच गया, तो मुझे सऊदी अरब से भी फ़ोन आए। एक पाकिस्तानी पत्रकार था, एक इंडियन था, हैदराबाद का था। एक अल जजीरा नाम की अखबार है और एक सऊदी उनका है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप, बाकी तो इधर उधर की पूछते रहे, आप किधर रहते थे, किस कंपनी में काम किया, कैसे करते थे। किसी ने अरबी में भी पूछा कि शायद झूठी ना बोलता हो, तो मैंने अरबी में भी जवाब दे दिए, क्योंकि 11 साल में रहा वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ी बहुत ही तो जानता ही था। तो एक कि उन्होंने लास्ट क्वेश्चन उनका दोनों का कॉमन था कि आपने बहुत लंबा समय सऊदी अरब में भी गिराया और आप भारत में भी पहुँच गए, तो दोनों की सियासत में क्या अंतर है। तो मैंने वही कहा कि आपके वहाँ पे सल्तनत है, तो जहाँ पर एक ये मज़दूर प्रधानमंत्री बनेगा या मंत्री बनेगा, ये मैं नहीं कह सकता, मगर ये लोकतंत्र की ताकत है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और बेलचा चलाने वाला मंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और आप सबसे मैंने कुछ वेदनापूर्ण कुछ रिक्वेस्ट की हैं, मुझे नहीं पता कि ठीक की हैं गलत की हैं, अगर अच्छी लगे तो उस पे ऊपर ज़रूर काम करना। और मैंने आपका समय आपके दिए हुए टाइम से बहुत ज़्यादा लिया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।